हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर, इसके जो ई लेक्चर सीरीज जो अपनी चल रही है उसको अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसमें आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सेमीकंडक्टर बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे समझाया जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने सेमीकंडक्टर की जो बेसिक बैंड थ्योरी थी कि भी सेमीकंडक्टर के बैंड सिद्धांत को कैसे समझाया जाता है वो एकदम अच्छे से समझा दिया था। आज हम उसी बैंड थ्योरी के आधार पे सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे पास किस तरीके से समझाया जाता है बैंड सिद्धांत के आधार पे। तो कल का जो हमारा लेक्चर था उसका थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं। हमने जैसे बताया था कि बैंड थ्योरी का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का म्यूचुअल रिएक्शन, और उस म्यूचुअल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन, अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन और अलग अलग एटम के न्यूक्लियाई के ऑपोजिट न्यूक्लियाई, मतलब इस एटम का न्यूक्लियाई इधर वाले परमाणु के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस एटम का न्यूक्लियाई इधर वाले परमाणु के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों चीजें चल रही हैं। इसके कारण एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। एक एनर्जी लेवल दो में टूट जाता है। जैसे जैसे म्यूचुअल रिएक्शन बढ़ती जाती है तो ये जो स्प्लिट हुए एनर्जी लेवल है ये भी आगे और टूटते जाते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल कहलाता है, जिनके बीच में कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, नेग्लिजिबल हमारे पास एनर्जी डिफरेंस रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को ही जो लगभग कंटिन्यूअस दिख रही होती है स्पेक्ट्रम में, इसी को अपन बैंड बोलते हैं। बैंड बनने का बेसिक मतलब आपको समझ लेना है कि अगर बैंड बन रहा है तो वो आउटर मोस्ट सेल के लिए ही हम ज्यादातर डिफाइन करते हैं। तो बैंड बनने का मतलब है कि वो दो एटम्स के आउटर मोस्ट सेल जो है, ठीक है, दो एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दो एटम्स के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जब चाहे इसके अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसमें, और जब इसका अष्टक कंप्लीट करना है तो इसमें काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने ये बताया था कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है। जो एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं तो बोहर ने बताया ये कि प्रत्येक कक्षा एक एनर्जी लेवल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स रहती है। ठीक, तो जब बीच का एनर्जी डिफरेंस खत्म हो जाता है तब हम कह रहे हैं कि इनके बीच का बैंड बन चुका है। तो इंटरनल जो हमारे पास है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इनर एनर्जी लेवल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस भी हमारे पास बैंड बनता है, बट वो उनके ऊपर न्यूक्लियाई के करीब होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जा सकता है, ये लगभग आउटर मोस्ट सेल के लिए ही होता है। ठीक, तो ये अपने पास बैंड थ्योरी थी। अब बैंड थ्योरी के अंदर देखो जो ये वी भी लिखा हुआ है ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है? बैलेंस बैंड का मतलब हमारे पास ये है कि जो आउटर मोस्ट सेल जो है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी बैंड बना उसको अपने बैलेंस बैंड कह देते हैं। फिर कंडक्शन बैंड डिफाइन किया जाता है। तो कंडक्शन बैंड देखो एनर्जी लेवल्स के जब हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया है तो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल में जो हम बनाए हैं वो ऊपर बना के रखा हुआ है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड होता है जिसकी एनर्जी बैलेंस बैंड से ज्यादा होती होगी। ठीक है, और कंडक्शन बैंड स्पेसिफिकली हमारे पास कंडक्टिविटी को बताता है। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडक्टिविटी को बताने के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये कंडक्शन कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो कल का बेसिक था उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा। और इन दोनों बैंड्स को अलग अलग डिफाइन करने के लिए बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। उस एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ठीक, तो ये जो फॉरबिडन गैप होता है हमने कल भी इसको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डेल म्यू इक्वल टू +-1, ये सिलेक्शन रूल है। इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो +-1 के इंटीजर में होगा h के। ठीक है, तो वो बताता है कि ये एक बीच में एक ऐसा स्थान होता है जहां कोई भी हमारे पास एनर्जी लेवल नहीं होता। यानी सिलेक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी लेवल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उस खाली जगह, उस जगह को हम फॉरबिडन गैप कह रहे हैं, या हम आम भाषा में समझना चाहें तो सीधी सी बात है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो अलग अलग चीजें, इनको अलग अलग दिखाने के लिए बीच में हमने एक एनर्जी का डिफरेंस दिखा रखा है, वो हमारे लिए फॉरबिडन गैप कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बेसिक था वो था। आज हम बैंड थ्योरी के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और हमारे पास जो है
सेमीकंडक्टर को हम बताते हैं। तो देखेंगे ये डायग्राम थोड़ा बनाना कठिन था, इसलिए मैंने पहले बना के रखा हुआ है। इसमें देखेंगे थोड़ा सा हमारे पास कि भाई बैंड थ्योरी के आधार पर, बैंड थ्योरी का जो आधार है, जो तीन जो अलग अलग हमारे पास मटेरियल, इनको डिस्टिंग्विश करना है, इनको अलग अलग बताना है, तो डेल्टा इजी से बताया जाता है। यहाँ डेल्टा इजी देखो मैंने लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ जो कंडक्टर होते हैं, जो सुचालक हैं, जो करंट का फ्लो इजिली करते हैं, उसके अंदर क्या कर रखा है हमने, यहाँ पर ये जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है ओवरलैप हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे ओवरलैप के लिए अगर मैं इस कंडक्शन बैंड को यहाँ लेकर आऊंगा तो ईसी लेवल यानी कंडक्शन बैंड का न्यूनतम ऊर्जा वाला जो ऊर्जा स्तर है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल कहाँ आएगा, नीचे। इसको पकड़कर नीचे लाएंगे तो ये नीचे, और ईवी कहाँ जाएगा, ऊपर। इसीलिए ये यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया, मतलब ओवरलैप है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप है, अर्थात इनके बीच में फॉरबिडन गैप है ही नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी में फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है। हम जनरली डिफाइन करते हैं कि सुचालकों के लिए डेल्टा इजी की वैल्यू लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इसको ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन को हमारे पास मान लो जैसे ये कोई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर अपन इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल दे दें, 1 वोल्ट विभव दे दें, तो ये जो भी टोटल एनर्जी होगी इसकी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी, और ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म के रूप में होगी। कहने का मतलब जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को अपन ने सुई चुबा दी और वो आगे जाता ही जाता है, ठीक है, और वो सुई 1 वोल्ट की हुई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। ये जो बीच में गैप जो हम देख रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी को मेजर करने का ये एक यूनिट है, और ये ज्यादा जो हम बता रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे, पेपर में हमें लिखने को आएगा कि सुचालक किसे कहते हैं, बैंड थ्योरी के आधार पर बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि वह पदार्थ, ठीक है, जिनके बीच फॉरबिडन गैप हमारे लिए कितना होता है, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है। ये एकदम सटीक नहीं है, कहने का मतलब ये जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है ये एकदम सटीक नहीं है, थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक, पर रेंज लगभग यही रहती है। तो हम ऐसे कहते हैं डेट मटेरियल्स इन विच फॉरबिडन गैप अप्रोक्सीमेटली 0, इट मीन्स conduction band and valence band they are overlapped on each other, otherwise we can say delta is less than 1 electron volt, ठीक। तो कंडक्टर वो पदार्थ हैं, सुचालक वो पदार्थ है जिनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल या तो लगभग 0 होता है, ठीक है, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल होता ही नहीं है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो मैंने यहाँ अभी आपको बता दिया, ठीक। तो इसका अगर हम एक उदाहरण ले कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला अगर हम उदाहरण बताना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो है सोडियम का। देखो सोडियम हमारे पास क्या है, 11 नंबर पर आता है। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। तो देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n² लॉ के अकॉर्डिंग। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 6 2 8 2 10 हो गए, है ना, ठीक है, ये 2 8 10। और अब अपने पास क्या बचा, 3s1। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 मतलब यहां से तीसरी कक्षा चालू हो गई है, ठीक है। इस तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 18, पर अभी 17 की जगह खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब यहां जब इसके इस आउटर मोस्ट साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो ऐसे बैंड बनेगा एनर्जी लेवल्स का, उस एनर्जी लेवल के बैंड में क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहर की जो और भी ऑर्बिटल, देखो जब 3 वाला चालू हो जाता है तो 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है, 3p के बाद 3d आता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो 3d में 10 और इसमें 6 भरे जा सकते हैं, यानी 16 और आने हैं, इसमें भी पूरा अभी 3s में भी 2 होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें और हमारे पास अभी और ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, और इनके कोरस्पॉन्डेंस जब और स्प्लिटिंग होकर और ऊर्जा स्तर बने होंगे तो ये जो तीसरी कक्षा ये पूरी ही खाली पड़ी है। कहने का मतलब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो ही इसके लिए जब पूरा खाली पड़ा है तो वो ही एज ए कंडक्शन बैंड काम कर रहा है,
ठीक है। इसीलिए इसके लिए हम क्या बोल देते हैं कि इसके लिए जो फॉरबिडन गैप होगा वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट सेल जो है, ठीक है, अभी केवल इतने का अगर हम बात करते हैं तो ये इसका बैलेंस बैंड कहलाएगा। क्यों? ठीक है, तो बैलेंस बैंड जो कहला रहा है वो ही उसके लिए बैलेंस बैंड कैसा काम कर रहा है, कंडक्शन बैंड का। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि तीसरी कक्षा में 2n स्क्वायर लॉ जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट है ही इसके पास एक। और फिर इसलिए आगे सोडियम का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो उसके अंदर वो एक एटम तो होता नहीं, सिंगल एटम की बात नहीं हो रही, क्योंकि ठोसों में क्रिस्टल सिद्धांत जो हम सॉलिड के अंदर जो हम बैंड सिद्धांत समझा रहे हैं, तो उसका मतलब एक एटम के अलावा और भी कई सारे एटम होंगे, तो म्यूचुअल रिएक्शन होके बैंड तो बना ही होगा। बैंड बना होगा तो बैंड के अंदर देखो 3p 3d ये और बचे हुए हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी तो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग हुई होगी, तो इनके लिए भी तो बैंड बना है। तो वो बैंड जो है, जैसे इससे एनर्जी इंक्रीज होगी तभी तो वो आगे जा पाएगा 3p में, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो आगे कहाँ जाएगा 3d में। तो ये जो बचे हुए हैं, जो बिल्कुल रिक्त पड़े हुए हैं ना, वो ही इसके लिए अपर एनर्जी लेवल्स का काम कर रहा है। तो कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड वो ऊर्जा स्तर है जो बैलेंस बैंड से ज्यादा ऊर्जा का होता है, और सिलेक्शन रूल अकॉर्डिंग टू वर्णक्रम नियम, ठीक है, उसके अनुसार इसको परमिशन होती है, अनुमत होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। तो भाई ये कंडक्शन बैंड का ही काम करने लग गया। तो बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, अर्थात इसके जो खाली बचे हुए एनर्जी लेवल से वो इसके लिए कंडक्शन बैंड का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये सोडियम का एक एग्जांपल लिया है हमने, जो बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा भी जाता है पेपर में, वो उस पे हम फॉरबिडन गैप जो लिख रहे हैं वो कंडक्टर के लिए, सुचालकों के लिए, वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं, क्योंकि इसका बैलेंस बैंड के अंदर जो बचे हुए एनर्जी लेवल है वही कंडक्शन बैंड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी में ये होगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कईयों में 0 से ज्यादा होता है, 0.17 होता है, 0.2 तक होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रखना है हमें। ठीक, चलो अब अपन इसकी बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर को अगर आप बैंड थ्योरी के आधार पे समझाना चाहते हो तो उसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे। तो सेमीकंडक्टर का अगर बैंड थ्योरी के आधार पे हम बताना चाहते हैं तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या लिखा जाएगा, वह पदार्थ जिनके चालन बैंड और बैलेंस बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ शार्प नहीं है, 1.17 हो गया तो ये नहीं कहूंगा कि भाई कि वो सेमीकंडक्टर नहीं रहा, वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ गया, नहीं। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी यहाँ 1 नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब ये एकदम ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला है। तो अगर हमारे पास फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप हमारे पास यहाँ पर अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तक हम उसको किस कैटेगरी में मान लेते हैं कि वो सेमीकंडक्टर ही है, वो अर्धचालक ही है। तो वह पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आगे देखो, इस चित्र में विशेषता देखना, यहाँ पर थोड़ा सा फॉरबिडन गैप है और ये फॉरबिडन गैप देखो ज्यादा है क्योंकि ये इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर का मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसी तरीके से इंसुलेटर को बैंड थ्योरी के आधार पे बताना हो तो इंसुलेटर को हम बोलते हैं वह पदार्थ जिनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, ज्यादा या इसके बराबर। ठीक, इससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो देखो यहां पर हमने इंसुलेटर के लिए दिखाना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, तो फॉरबिडन गैप भी आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड क्या दिखाया है, देखो जनरली खाली दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है हीट के ऊपर। ठीक, चलिए अब अपन इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तो जैसे सोडियम इसका एग्जांपल था, आप वीडियो रिवर्स करके सोडियम वाला एग्जांपल देख सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं अपने पास क्या होते हैं, हमारे पास जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। अब जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के लिए आपको ये 2 याद रखने, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, आवर्त सारणी में चतुर्थ वर्ग में आते हैं। ठीक है, 4th कॉलम आवर्त सारणी में अगर अपन ऐसे लाइनें खींचते हैं तो ये कॉलम कहलाते हैं, और ऐसे हम लाइनें खींचते हैं तो वो हमारे पास आवर्त कहलाते हैं, पीरियडिक कहलाते हैं। तो ये जो चौथे नंबर पे आता है चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ वर्ग का क्या मतलब होता है, चतुर्थ वर्ग का मतलब आपको याद रखना है कि चतुर्थ वर्ग का मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इनकी संयोजकता, इनकी जो बैलेंसी है, ठीक है, जो इनकी बैलेंसी है वो +4 होगी, यानी
इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर वो चारों के चारों त्याग दे तो इनर्ट गैसेस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो ये फोर्थ कॉलम के अंदर आते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक, तो सेमीकंडक्टर का अगर कोई उदाहरण पूछता है अपन से तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अपने को याद रखना है। वैसे हम बात करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास तात्विक, ठीक है, एलिमेंटल, तो ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। एक होते हैं हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यौगिक, जिसमें मिश्रित करके बनाया जाता है। तो ये हमारे पास कौन से किस टाइप के हैं? ये हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, तो जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ये सब जो है ये अकार्बनिक है। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड में अगर कार्बनिक की बात करते हैं तो कार्बनिक के अंदर जैसे मान लो एंथ्रासिन, ठीक है, और एक दो और मुझे याद नहीं आ रहे अभी। जैसे हम बात करते हैं पॉलीमर्स की, ठीक है, जैसे हमारे पास किसी पॉलीमर का एग्जांपल दे तो पॉलीएनिलीन है हमारे पास, ठीक है, और पॉलीथायोसिन भी है। तो एक इतना ही है, ये ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछता है, तो जो मेन मैंने एक मैंने लगभग बता दिया है। तो कंपाउंड में ये 3 तरीके के हो गए, ठीक है, हमारे पास हो गए कार्बनिक, अकार्बनिक और ये पॉलीमर। ठीक, और एलिमेंटल में ये। तो सेमीकंडक्टर का अगर आपसे पूछता है तो बेसिक आपको इतना याद रखना है कि जिसमें फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, और उदाहरण पूछे तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, और इनकी वैलेंसी क्या है, फोर्थ कॉलम के। इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, ठीक है, इनकी संरचना अगर हम देखें तो इनकी संरचना समचतुष्फलक होती है। ठीक है, मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। मैं यहाँ थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास। ठीक है, कहने का मतलब ये 3D एक डायग्राम है। तो यहाँ पर ये पीछे वाला अगर हम नहीं शो करते तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही बनाया जाए। चलिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी संयोजकता +4 है। तो +4 का मतलब क्या है कि जैसे मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिखता हूं एक बार। ठीक है, सिलिकॉन का 14 नंबर पर आता है। ठीक, तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये पहली कक्षा के 2, ये दूसरी कक्षा के 8। ठीक है, 8 2 10 और ये 2 12। 3s2 के बाद कितना आया, 3p2। तो आप देख रहे हो कि ये जो कक्षा है ये n नंबर 3, ये तीसरी कक्षा है। अगर ये चारों के चारों अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये जो पीछे बचा ये 8 और ये 2, तो इनर्ट गैस, अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा, मतलब कक्षा ही खत्म हो जाएगी अगर ये चारों चले जाए। इसीलिए इनकी संयोजकता क्या दिखाई है, +4। संयोजकता +4 का मतलब क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने में विश्वास रखेंगे कि भाई हमारे 4 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए, ये कक्षा खत्म हो जाए और अक्रिय गैस विन्यास आ जाए। और जो इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एटम्स। तो इस तरह का चाहते हैं ये। और इनकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना इनकी हमने बताई थी कि चतुष्फलक की संरचना होती है। तो अब होता क्या है कि इसका जब हम एटॉमिक लेवल पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटॉमिक लेवल पे इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके का आएगा कि मान लो जैसे कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन हम दिखाना चाहें, मान लो सिलिकॉन दिखा रहे हैं तो सिलिकॉन का एक एटम, ठीक है, दूसरे सिलिकॉन एक एटम से इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, फिर अपने निकटवर्ती दूसरे सिलिकॉन से साझा करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये
ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होती जाएगी। ठीक है, मतलब ये सिलिकॉन था, इसके पास त्यागने के लिए कितने पड़े हैं, 2 और 2 4, तो 4 है, तो ये निकटवर्ती 4 सिलिकॉन से क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन देके साझा कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। अब ये सिलिकॉन है तो ये भी आगे क्या करेगा, ये भी अपने निकटवर्ती 4 सिलिकॉन के साथ में क्या करेगा भाई, इस तरीके से बनाता चले जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके। तो आप जो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो वो इस तरीके की बनती है, इस सिलिकॉन का इसके साथ। ठीक है, तो ये पूरा आगे स्ट्रक्चर यूं चलता ही जाएगा। ठीक है, सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके रखते हैं। ठीक है, ये आगे ऐसे स्ट्रक्चर यूं चलता जाएगा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी जो हम बता रहे हैं, ठीक है, ये हम अभी तक सेमीकंडक्टर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर का जो हमारे पास बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरबिडन गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। एग्जांपल जर्मेनियम सिलिकॉन हो गए, जो बेसिकली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, संयोजकता इनकी +4 है। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप जाओगे तो कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, कैडमियम सल्फाइड आ गया, जर्मेनियम आर्सेनाइड आ गया, फिर कार्बनिक की बात करते हैं तो एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन के बाद पॉलीथियोनेसिन है। ठीक है, ये पॉलीएनिलीन है और पॉलीथायोफिन भी है, एक पॉलीमर। जो मेन एकदम एग्जैक्ट ध्यान है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनकी संयोजकता +4 क्यों है, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दिखता है कि भाई लास्ट वाली कक्षा हट जाती है तो अक्रिय गैस विन्यास आ जाएगा जो कि ज्यादा स्थायी रहता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने में विश्वास करते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के चक्कर में ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ वर्ग के संरचना की बात करें तो अपने को टेट्राहाइड्रल रखना है याद, चतुष्फलकीय। ठीक है, तो चतुष्फलकीय संरचना याद रखनी है। एटॉमिक लेवल पे इस तरीके से दिखाते हैं, क्रिस्टल संरचना इस तरीके से दिखा रहे हैं हम। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और ये स्ट्रक्चर ऐसे चलता ही जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। यहाँ अपने पास जगह कम है इसलिए अपन ने कम बनाया है। ठीक, अब बात करते हैं अपन इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इंसुलेटर के लिए हमें यही बताना है कि वह पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, हम उन्हें कुचालक कहते हैं। ठीक, तो ये चीज अपने को यहाँ से क्लियर होगी कि ये है कुचालक के उदाहरण। जैसे हम देना चाहें, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, हीरा है। ठीक है, तो ये सब क्या कुचालक के उदाहरण है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या पूछता है हमारे पास, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात पूछता है अल्फा। ठीक है, मैं अल्फा को यहाँ पे लिख देता हूं जिससे आपको दिख जाए। अल्फा हमारे पास होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ये क्या है कि ठीक है, तो ये जो चीज है ना अल्फा, इसके लिए पूछता है कि सुचालकों के लिए अल्फा का मान बताओ, कुचालकों के लिए अल्फा का मान बताओ और इंसुलेटर के लिए। देखो अल्फा जो है वो क्या है, इसकी कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कैसे होगी, या हम कहें कि इन सब का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसका एक समीकरण है। ठीक है, जो कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो होता है। चलो अभी ये तो आप सबके पास अभी ये वीडियो में दिख ही रहा होगा, अपने एक बार इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ लिखने की जगह हो जाए, अल्फा को भी एक्सप्लेन कर पाए। मतलब हमारे से जो भी एग्जाम में पूछ सकता है या जो इनका बेसिक है वो मैं सारा यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये जो चीजें छोटी छोटी जो चीजें आपसे पूछे वो अपने को क्लियर कट पता हो, पॉइंट टू पॉइंट कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह को बनाकर यहाँ पर मैं अल्फा के बारे में लिखता हूँ। तो ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक है, इस प्रतिरोध ताप गुणांक की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की निर्भरता को बताने वाला इक्वेशन है। यहाँ जो अल्फा लिखते हैं वो ये अल्फा यही है। देखो
हमारे पास इनके लिए जो अल्फा होता है कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर अल्फा की वैल्यू या पॉजिटिव है तो डेल्टा टी क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाओगे, ताप का अंतर जो बढ़ाओगे, तो ये चीज प्लस ही रहेगी। तो ये 0 डिग्री पर जो भी टेम्परेचर है R0 से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, और ये टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध है। ठीक है, तो यानी ताप बढ़ाने पर अगर अल्फा का मान पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कि अल्फा का मान पॉजिटिव होने का मतलब क्या निकला अपने पास कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, प्रतिरोध बढ़ा, तो सीधी सी बात है कि जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम एक सीधा रिलेशन देख पा रहे हैं। अल्फा पॉजिटिव होने का जो फिजिकल मीनिंग है वो क्लियर कट पता चल रहा है कि अगर आप सुचालकों में ताप बढ़ाओगे, मतलब सुचालकों के लिए, कंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उनकी चालकता घट जाएगी। इसी तरीके से जब हम इनकी बात करते हैं तो अल्फा इसके लिए नेगेटिव आता है सेमीकंडक्टर के लिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था कि ये बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं सेमीकंडक्टर, और हीट के बढ़ने घटने से इनकी कंडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है। अब जब इनका हम जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए, अर्धचालकों के लिए अल्फा आता है नेगेटिव। और अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगी, यानी एक में से कुछ घटेगा। अर्थात जो रेजिस्टेंस पहले था, ठीक है, डेल्टा टी का मान आप पॉजिटिव रखो, अल्फा का मान नेगेटिव रखो, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी, तो एक में से कुछ घटकर आएगा। यानी R0 जो प्रतिरोध पहले था 0 डिग्री टेम्परेचर पे, उसमें से कुछ घट ही रहा है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव था तब ये है। तो यहां से सीधा सा फिजिकल मीनिंग क्या निकला सेमीकंडक्टर्स के लिए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अल्फा नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ मैं डबल साइन लगा रहा हूं, यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज का फिजिकल मीनिंग जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी चालकता बढ़ेगी। अर्थात जैसे आप यहाँ इसको गर्म करने लग गए, मान लो, ठीक है, इसको हीट देने लग गए, तो हीट दोगे, अगर यहाँ इसको मैं ऐसे गर्म करने लग जाऊँ, हीट देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाने लग जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ये और ज्यादा एनर्जी लेवल्स में जा पाएंगे, ऊपर जंप कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड में इस तरीके से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात इसकी कंडक्टिविटी क्या है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल लगता है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे समुद्र के अंदर मछलियां घूम रही होती हैं पर समुद्र से बाहर नहीं आती। इस तरीके से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल कहते हैं। अगर इसको गर्म करोगे ना तो इन इलेक्ट्रॉनों की आपस में टक्कर बढ़ जाएगी। टक्कर बढ़ने से क्या है कि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, अर्थात करंट का फ्लो बढ़ना ही तो कंडक्टिविटी होता है। तो करंट का फ्लो कब बढ़ेगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाए। पर ये तो रैंडमली पहले से ही घूम रहे हैं और हीट इंक्रीज करने पर आपस में टकराव बढ़ गया, इनका टकराव बढ़ गया तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, इनकी प्रतिरोध बढ़ गया है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका ऑपोजिट है। अब ऐसे यहाँ देखें तो इसकी बात करें हमारे पास इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की जब हम बात करते हैं तो देखो, इंसुलेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इंसुलेटर के लिए अल्फा का मान जब देखते हैं तो वो भी नेगेटिव ही होता है, अल्फा का मान नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या समझ में आया, यहाँ से तो हमारे ये समझ आएगा कि जी अल्फा का मान नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यही कंडीशन यहाँ लागू होगी। टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होगा कि इसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, फिजिकल मीनिंग बिल्कुल यही कहता है और यही होना चाहिए। बट देखो अल्फा का मान जो होता है ना, अल्फा का मान टेंड्स टू 0 होता है।
जीरो की तरफ। अल्फा का मान कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, नहीं तो क्या होता दिमाग में सीधा सा विचार आता कि भाई सूखी लकड़ियां लाओ, कढ़ाई में डालो, गर्म करो और वो तांबे के तार की तरह काम करेगी, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि इनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है इंसुलेटर में। फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। आप इसको कितना ही गर्म कर लोगे, एक आधा कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो पहुंच गया, अदरवाइज कोई नहीं पहुंचता कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इंसुलेटर में जो नाभिक होता है उसका अपने आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स जबरदस्त होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, छोटी मोटी हीट मिलने से कुछ नहीं होता। और अल्फा का मान यहाँ मैं डबल टाइम्स 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास इंसुलेटर है उनमें अल्फा का मान इतना ज्यादा कम होता है कि ठीक है ये ला तो लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए और ये कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम होता है। इधर भी अल्फा का मान हम 10⁻0 ही दिखा रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है कहीं पर। ऐसा नहीं है कि एकदम ये कंडक्टर की तरह काम करने लग जाए। हाँ, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है और बढ़ाने के जो तरीके हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा। तो जो बेसिक था हमारे पास, बैंड थ्योरी के आधार पे आप इसको समझाइए कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और उनसे रिलेटेड जो जो बात थी, जैसे सेमीकंडक्टर के लिए अपने को जो एकदम बेसिक चाहिए था वो इसमें आ गया है कि स्ट्रक्चर इनकी चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। और अभी मैंने इसका जो एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर था वो भी बना के दिखाया था, ठीक। और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस का जो क्वेश्चन पूछता है, अल्फा प्रतिरोधता गुणांक, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक है ना, वो बिल्कुल एकदम क्लियर कट हमें समझ आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप कोई थ्योरी हो तो वो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो था हमारे पास, ये बैंड थ्योरी के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ बैंड थ्योरी, वो आज हमने कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। धन्यवाद।